स्टार्ट कर लेता हूँ और ये सब हमेशा भूलता हूँ मैं, इसलिए ज़रा। यस, ग्रेट, ग्रेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और 1 मिनट, हाँ, सबको अंदर ले लेता हूँ पहले। यस, तो टॉपिक का नाम है ग्लोरियस 75 इयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री टू नेक्स्ट 10 टेक्टोनिक ग्रोथ ईयर्स, ऐसा टॉपिक का नाम है आज का। 1 मिनट, हाँ। हाँ, मैं कुछ आपको रेफरेंसेस पढ़ के बताता हूँ जिसमें से मैंने जॉट डाउन किए हैं। 1947 में जब भी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमिक सिचुएशंस कैसी थी, उसमें से कुछ मैंने लिखी है यहाँ पे। तो और भी मैं बताता हूँ, लिख के लाया है मैंने क्योंकि बहुत सारे थे। जब भी 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया वाज अ ड्रेन कंट्री, डिवाइडेड कंट्री एंड डेस्परेट फॉर अ ग्रोथ। 200 साल ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर राज किया, 45 ट्रिलियन डॉलर लेके गए 200 साल में। 1850 में इंडिया वाज द नंबर 1 इकोनॉमी। इंडिया एज सच कंट्री नहीं था 1850 में, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। सिंधु नदी के नीचे जो पार्ट था वो वर्ल्ड में नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ जीडीपी था। 1947 में 225th रैंक पे थे हम जीडीपी के टर्म्स में। ब्रिटिशों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में पूरा खत्म कर दिया था क्योंकि उनको उनके इंडस्ट्री चलाने थे, तो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे। तो टोटल इंडिया वाज डी इंडस्ट्रियलाइज्ड और 99% चीजों के लिए हम टोटली डिपेंडेंट थे इंपोर्ट के ऊपर। पर कैपिटा इनकम वाज 233 रुपीज, मतलब $2 के आसपास, $2.5 के आसपास। आज पर कैपिटा इनकम है अबोव 2000 रुपीज, $2000, मतलब 1,60,000 80,000 के ज्यादा। 22 लैंग्वेजेस है इंडिया में थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 20,000 डायलेक्ट्स थे, मेनी रिलीजन्स थे। सो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उनकी ऐसे सोच थी कि इंडिया एज अ कंट्री नहीं सरवाइव कर सकता है क्योंकि बहुत डाइवर्स कंट्री है ये। 1947 में एवरेज एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 32 इयर्स, करेंटली इट इज 71 इयर्स। 1947 में 7.5 करोड़ लोगों को मलेरिया हुआ था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पॉपुलेशन वाज 33 करोड़, मतलब 23% पॉपुलेशन को एक साल में मलेरिया हुआ था। ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुका है मलेरिया इंडिया से करेंटली। 1990 में, एक 1990 का भी मैं रेफरेंस देता हूं आपको। पोलियो हर दिन 500 बच्चों को होता था। आज पोलियो मुक्त हो गया है पूरा भारत 2014 में। ये वर्ल्ड के हिस्ट्री में सबसे बड़ा हेल्थ केयर का एक सक्सेस स्टोरी माना जाता है, हेल्थ केयर सिस्टम का। हम अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन इंडिया जैसे बड़े कंट्री में हेल्थ केयर सिस्टम काफी अच्छी हुई है, ये रेफरेंसेस बताते हैं। 2000 मदर्स आउट ऑफ 1 लाख, मतलब जिनको बच्चे होते हैं, 2000 मदर्स मर जाती थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आज ये नंबर आउट ऑफ 1 लाख सिर्फ 103 महिलाएं की डेथ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। टेक्नोलॉजी वाइज आफ्टर इंडिपेंडेंस 1962 में इसरो की स्थापना हुई, जो कि वो टाइम पे आप सोचिए कितना बड़ा विरोध हुआ रहेगा नेहरू जी को इसरो स्थापन करने के टाइम पे। लेकिन आज इसरो ने इतना बड़ा कार्य किया है इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में, जो मैं आगे बताने वाला हूं आपको। आज इसरो, अगर आपको पता है पर मुझे पता नहीं, लेकिन नासा से भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसरो है आज। सरप्राइजिंगली मेरे लिए भी ये सरप्राइज था, लेकिन ये ट्रुथ है, मैंने वेरीफाई किया हुआ है। फर्स्ट कंट्री है इंडिया। 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। आउट ऑफ, मतलब जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस की, उसमें जो मेंबर्स कंट्री है, वो छोड़ के किसी ने अगर पहली न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट की होगी तो इंडिया ने। एवरी इंडियन को वोटिंग राइट है 1947 से। ये राइट मिलने को यूएस में 150 इयर्स रुकना पड़ा, इंडिया में डे 1 से है। 15% एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लिटरेसी रेट था, आज 77% है।
28 मेडिकल कॉलेजेस थे 1947 में, आज 618 है। 4 डेंटल कॉलेजेस थे, आज 323 है। 33 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, आज 6000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। सो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, काफी ज्यादा जबरदस्त ग्रोथ हुई है, बहुत सारे फैक्टर्स है। आज हम देखेंगे तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, आफ्टर सरपासिंग द ग्रेट ब्रिटेन, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया। 100% सेल्फ फूड रिलायंट है हम, जिसका कैसे फायदा हुआ हमें लास्ट 2 सालों में, मैं आने वाले प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा। 100 यूनिकॉर्न्स है, ये सब आएंगे आज के सेशन में। सो मैं आपको ना 2 वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। तो वो 2 वीडियोस मैं चालू करूंगा। आपको सिर्फ आवाज आ रही है क्या प्रॉपरली, वो मुझे बताइए जब भी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। वन सेक, शेयर करता हूं आपके साथ। वीडियो स्टार्ट करूंगा तो आपको आवाज आ रही है क्या प्रॉपरली, चैट बॉक्स में मुझे डालिए सिर्फ। आवाज आ रही है ना आपको ये वीडियो की? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। यस, ग्रेट। सो जरा माइक ऑन करके मुझे बताइए। मैं आपको अनम्यूट करने का परमिशन देता हूँ, वन सेक। हाँ, सो माइक ऑन करके आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या कि ये वर्ल्ड को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, हिटलर वर्सेस यूएस, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन, तो वो वर्ल्ड को बचाने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? कोई मुझे बता सकता है माइक ऑन करके जरा चैट बॉक्स में, या फिर माइक ऑन करके भी आप बोल सकते हो। क्रेडिट किसको दिया जाता है? इस दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बचाने का क्रेडिट किसको दिया जाता है, आपको पता है? कौन से लीडर को दिया जाता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर टिल 1942-43 तक जीत रहा था, सडनली वो हारना चालू हुआ ड्यू टू सम रीजंस। तो विस्टन चर्चिल ये ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे 1945 में, और उन्होंने वर्ल्ड को बचाया फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फ्रॉम द हिटलर से, चंगुल के, ऐसे माना जाता है। जो अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो ऐसे माने जाते हैं कि वो विजनरी लीडर थे। तो 1945 में इंडिया ब्रिटिशों के रूल के अंडर था, तो उनका ब्रिटिश पार्लियामेंट में किया हुआ स्टेटमेंट था। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जब भी टेबल हुआ था ग्रेट ब्रिटेन के लोकसभा में, तो वो टाइम पे उनका ये स्टेटमेंट था, वो प्राइम मिनिस्टर थे। पावर विल गो इनटू द हैंड्स ऑफ रास्कल्स, रोग्स एंड फ्री बूटर्स, नॉट a bottle of water or loaf or of a bread shall escape taxation. Only the air will be free and the blood of the hungry millions will be on the head of Attlee. ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में उन्होंने कहा था 1945 में। उसके बाद और एक कोट मैंने आपको इनवाइट में डाला था, लेकिन इंडिया ने ये 75 इयर्स में प्रूव करके बताया है कि प्रेजेंट, मतलब जो स्टेट में, मतलब इतनी डाइवर्स कंट्री, डेमोक्रेसी इतनी बड़ी पॉपुलेशन,
प्रगति भी कर सकती है। और हमें हमारे लिए एज ए इंडियन गर्व की बात है कि 2022 में जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल का राज किया, उनको हमने इकोनॉमिक टर्म्स में पछाड़ा है और हम वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और ग्रेट ब्रिटेन 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी मैं आपको दूसरा वीडियो शेयर करता हूं, उसका भी आवाज आपको प्रॉपरली आ रहा है क्या? जरा चैट बॉक्स में डालिए। ये आपने देखा होगा शायद। जब इतना खोजने के बाद हमें आजादी मिली। आवाज आ रही है क्या प्रॉपरली ये वीडियो की? जब इतना खोजने के बाद हमें आजादी मिली तो आजादी ने हमसे पूछा, अब क्या खोजोगे? और हमने कहा, हमें खोज है एक ऐसे कल की जिसे हम खुद लिखें, जिसमें सपनों की कोई सीमा ना हो और कोई कदम धीमा ना हो। एक ऐसा कल जो हरा हो, सफेद हो, जिसमें हम दुनिया को जाने। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से अच्छा। और दुनिया हमें। ऑस्कर विनर भानुमति भैया प्रधान। हमें खोज है एक ऐसे कल की जहां मिले नई उड़ानें, नई उम्मीदें, नए फसाने। जहां कदमों से मिले कदम, जहां हर घड़ी हर पल रफ्तार पकड़े हम। सुनहरा उज्जवल ऐसा एक कल। पचहत्तर साल, 140 करोड़ हिंदुस्तानी और अनगिनत सपने। आइए मिलकर जश्न मनाएं इंडिया की इस उड़ान का। चैट बॉक्स में डालिए आपको कैसा लगा ये वीडियो। वापस प्रेजेंटेशन पे आता हूं। यस, ग्रेट। सो हाँ, सो आज के प्रेजेंटेशन पे आते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ, काफी नए लोग हैं, सो इसलिए इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। और आप में से जो मुझे पहचानते हैं तो उनको पता रहेगा, उनके लिए रिपीट होगा। 2 मिनट में इंट्रोडक्शन करता हूँ। ये मेरा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, आप देख सकते हो। अक्टूबर 2021 का है, मतलब ऑलमोस्ट 9-10 महीने पहले का है। 222% के रिटर्न्स थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और करंटली अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आया है लास्ट अक्टूबर मंथ से, और काफी मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है, तो करंटली 76% के रिटर्न्स है। ये मेरा म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये भी 1 साल पहले का है। अभी करंटली आप देखोगे तो 13-14% के रिटर्न्स है मेरे पोर्टफोलियो में। एक मिनट, किसी का तो माइक ऑन है। हाँ, यस। सो मैं प्रमोट करता हूँ, मेरी थॉट्स क्या है पैसे को लेकर, मेरी थॉट्स क्या है। तो लाइफ में हैप्पी रिच बनना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। हैप्पी रिच का मतलब क्या है? तो जैसे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होता है, कोई चैट बॉक्स में डाल के बता सकता है मुझे, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कितना है? चैट बॉक्स में डालिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे वायु है हमारे एनवायरनमेंट में। उसमें से ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। प्रशांत महाजन जी ने डाला है 21%। और कोई बता सकता है? साइंस स्टूडेंट्स। टोटल 30 लोग हैं। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, 2 वे कम्युनिकेशन रखें, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता हूँ। सो आपको मेरी बातें कनेक्ट कर पा रही है कि मुझे नहीं समझेगा। सो रिक्वेस्ट है, चैट बॉक्स के मार्फत मेरे साथ कम्युनिकेट करते रहिए। उत्तम जी ने कहा है 21%।
सो 21% ऑक्सीजन है हमारे एनवायरनमेंट में, जो कि इम्पोर्टेंट है। विदाउट 21% ऑक्सीजन हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर ये 21% कम होके हो गया 17%, तो हमें सफोकेशन होना चालू हो जाएगा। लेकिन इसका फ्लिप साइड, अगर ये 24% होता है तो ह्यूमन लाइफ को कोई बेनिफिट नहीं होता है। एग्जैक्टली ऑक्सीजन की तरह पैसा हमारे लाइफ में होता है। अगर आपके लाइफ में आपके लाइफ के माइलस्टोन्स, जैसे आपके बच्चों का एजुकेशन, आपके बच्चों को आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, आपकी ख्वाहिश है आपको मर्सिडीज खरीदी करनी है, 10 years डाउन द लाइन बंगलो खरीदी करना है, कुछ भी आपके जो गोल्स है, उसके लिए अगर आपके पास इनफ पैसे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो आपका लाइफ फाइनेंशियली सफोकेट होगा। सो आपको लाइफ में हैप्पी रिच बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ना कि फाइनेंशियली रिच। सो रिटर्न्स के पीछे भागना नहीं चाहिए, हैप्पी बनने के पीछे भागना चाहिए। सो हैप्पी बनने के 4 स्टेप्स है। आज के सेशन पे मैं आ रहा हूँ, सिर्फ मेरी थॉट प्रोसेस क्या है वो आपको समझनी चाहिए, इसके लिए मैं ये स्लाइड बता रहा हूँ। सो हैप्पी रिच बनने के 4 स्टेप्स है। सबसे पहले डेट फ्री बनना जरूरी है। आपके लाइफ में कोई भी टाइप का होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन है, आपकी लाइफ कभी भी हैप्पी नहीं बन सकती है, क्योंकि आपका काम करने का मोटिव हमेशा नेक्स्ट महीने के ईएमआई भरना यही रहेगा। और लाइफ में आप कभी भी पॉजिटिव चेंजेस नहीं ला सकते हो जब भी आपकी सोच खर्चे निकालना होती है। सो हमेशा आपका लाइफ ये डेट फ्री होना चाहिए। इसके लिए मेरे सेशंस होते हैं, वो आप अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है हैप्पी रिच बनने की पैसिव इनकम सोर्स। अगर नेक्स्ट महीने का सैलरी आने के वजह से आपके नेक्स्ट महीने के खर्चे निकल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में है, तो आपका लाइफ कभी भी हैप्पी नहीं बन सकता है। इमेजिन कीजिए आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन है, आपके छोटे बच्चे हैं, 3-4 साल का कोई बेटा है आपको, और उसको आपके साथ दोपहर के 3 बजे क्रिकेट खेलने का मूड हो गया, तो आप उसको रीजन दोगे कि मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सो आप उसके साथ उसको टाल दोगे। सो टाइम का इंपॉर्टेंस छोटे बच्चों के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे सबको आपको पता है। सो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए कि आपका एक्टिव इनकम, मतलब काम करने से आपको एंड ऑफ द मंथ सैलरी आएगा और उससे आपके नेक्स्ट महीने के खर्चे निकले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो पैसिव इनकम सोर्सेज होने चाहिए। थर्ड स्टेप है हैप्पी रिच बनने का, प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ। ये दुनिया भागती है रिटर्न्स के पीछे। मैंने देखा है, बहुत सालों से मैं ये फील्ड में हूं, तो मुझे यही पूछते हैं लोग कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूंगा कितने रिटर्न्स मिलेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा कितने रिटर्न्स मिलेंगे, गोल्ड में कितने रिटर्न्स मिलेंगे। सो रिटर्न्स के पीछे आप भागोगे, कभी भी आपकी वेल्थ नहीं जनरेट होगी। इस दुनिया के हैप्पीएस्ट और रिचेस्ट लोग लोग जब भी इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते हैं, उनके माइंड में सबसे पहला ख्याल आता है कि मेरी वेल्थ में प्रोटेक्ट कैसे करूं, और सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं रिच लोग। सो ये मीडिया ने फैलाया है कि हायर रिस्क हायर रिटर्न्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में। सो मेरे सेशंस आप अटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा। फॉर्मल इंट्रोडक्शन करता हूँ, मेरे कंपनी का नाम है द हैप्पीनेस कल्चर। मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ सिंस 2002। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा हूँ अप्रैल 2017 से। करंटली 500 प्लस क्लाइंट्स है अक्रॉस इंडिया। 13 करोड़ के असेट मैनेज करता हूँ। उनके मिशन है टू हेल्प इंडिविजुअल क्राफ्ट देयर हैप्पी रिच लाइफ। मेरी एक कम्युनिटी है अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी ऑनलाइन, उसके 200 पेड मेंबर्स है, उसमें से काफी आप भी होंगे उसमें से। बाय एजुकेशन में एमए इकोनॉमिक्स की डिग्री होल्ड करता हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से, और चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट एक यूएस की यूनिवर्सिटी का कोर्स है, उसका लेवल 2 स्टूडेंट हूँ। सो आज का एजेंडा है 75 ईयर्स के जो डिफाइनिंग इकोनॉमिक मूवमेंट्स थे वो मैं बताऊंगा स्टार्टिंग में। 5 रीजंस में आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट 10 साल इंडिया के हिस्ट्री के सबसे ज्यादा ग्रोथ वाले 10 साल होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्यों? और लास्ट में मैं आपको 3 आइडियाज दूंगा जो आपने सुने नहीं होंगे कि फाइनेंशियल अबंडेंस आप कैसे ला सकते हो। सो ये इकोनॉमिक्स की जब भी बात करते हैं ना, मेरे सेशंस में आप आओगे ना, तो इकोनॉमिक्स के बारे में आप बहुत सुनोगे, क्योंकि मुझे प्यार है इकोनॉमिक्स से। सो इकोनॉमिक्स की जब भी बातें आती है तभी पॉलिटिक्स की भी बातें आती है। सो आज के दिन में मैं देखता हूँ 2022 में इंडिया काफी ज्यादा डिवाइडेड है, मोदी फॉलोअर्स एंड मोदी हेटर्स, या मोदी क्रिटिक बोल सकते हैं सॉफ्ट लैंग्वेज में। सो अगर आपको पैसे बनाने हैं लाइफ में, तो सबसे पहले पॉलिटिक्स को साइड में रखिए।
आप अगर मोदी जी के भक्त हो, आप कभी भी पैसे नहीं बना सकते इक्विटी मार्केट्स में। अगर आप राहुल गांधी जी के भक्त हो, फिर भी आप कभी भी पैसे नहीं बना सकते हो, तो उसको रैशनली देखना ज़रूरी है। सो आज का सेशन टोटली रैशनल होगा। हालाँकि लास्ट 75 इयर्स में मोस्ट ऑफ द पार्ट मतलब ऑलमोस्ट 68 इयर्स कांग्रेस ने रूल किया है, तो कांग्रेस के रेफरेंसेस आएँगे। सो रैशनली देखिए, ऐसा मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। अगर आपकी भावनाएँ हर्ट होती है, तो आप ये सेशन छोड़ के जा सकते हो। मैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैंने ये रैशनल माइंडसेट से ये सेशन बनाया है, जो आपको हेल्प करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें सब चीज़ें मैं फैक्ट चेक करके डाल रहा हूँ। सो कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा आईटी सेल के मैसेजेस नहीं है इसमें। सो कौन से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट स्टेजेस थे? आप कोई भी क्वेश्चंस है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हो, आपके ओपिनियंस है चैट बॉक्स में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको संधि दूँगा क्वेश्चन पूछ के। सबसे बड़ा रिफॉर्म हुआ 1946 में, जब ये डेफिनेट था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाला है। अमूल की फॉर्मेशन की गई विद द इनिशिएटिव ऑफ सरदार पटेल एंड मोरारजी देसाई। आज अमूल ये दुनिया की सबसे बड़ी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। टोटली ये सहकार तत्व से बनाई हुई कंपनी है। 1946 के टाइम में बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी, इसको फॉर्म किया गया। 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसका क्रेडिट नेहरू जी को दिया जाता है, जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्यों इंपॉर्टेंट थी। इंडिया ये टोटली गरीब था, मैंने जैसे आपको रेफरेंसेस दिए स्टार्ट ऑफ द सेशन, टोटली गरीब था। कुछ चंद इंडस्ट्रियलिस्ट थे। मैं आपको रेफरेंस बताऊं तो जमशेदजी टाटा, जो टाटा ग्रुप का आज बहुत रिस्पेक्ट है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ है टाटा ग्रुप का इंडिया ग्रोथ स्टोरी में। लेकिन जमशेदजी टाटा का मेन बिजनेस, स्टार्टिंग बिजनेस क्या था, कोई बता सकता है मुझे? अनम्यूट करके बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगी, लेकिन जो नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूँ। जमशेदजी टाटा, जिन्होंने टाटा ग्रुप स्टार्ट किया, उनका सबसे पहला बिजनेस क्या था? माइक ऑन करके बता सकते हो? जो शर्माते हैं वो चैट सर बॉक्स में भी डाल सकते हैं। यस। सर स्टील प्लांट। स्टील प्लांट। प्रशांत जी ने कहा स्टील प्लांट। नहीं, ये स्टील प्लांट उनका पहला बिजनेस नहीं था। ओके सर। यस। और कोई बता सकता है? एयरलाइन? नहीं, एयरलाइन भी उनका पहला बिजनेस नहीं था। सो मैं बताता हूँ, आप सरप्राइज हो जाओगे। उनका पहला बिजनेस था अफीम, मतलब वो उसको ओपीएम बोलते हैं शायद इंग्लिश लैंग्वेज में, और मराठी लैंग्वेज में शायद उसको अफू बोलते हैं। अफू ट्रेडिंग, चाइना में अफू ट्रेडिंग करते थे जमशेदजी टाटा, ये फैक्ट है। सो पॉइंट मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जितनी गरीब अनपढ़ जनता थी, फ्रैगमेंटेड जनता थी 1947 में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आज जैसे अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को फ्री हैंड देते तो शायद आज इंडिया नहीं टिक सकता था। सो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। सो बहुत सारे साल तक, मतलब ऑलमोस्ट 30-40 इयर्स आफ्टर 1947, गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद जब भी एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद ये ग्रोथ हुई। अगर वो टाइम पे ये नहीं होता तो शायद हमारे जो नेबरिंग कंट्री है, जो 14 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुई, उसके जैसा हमारा हाल हो सकता था। पंडित नेहरू वाज एन एथिस्ट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज हुई इंडिया के लिए। एथिस्ट है वो, स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन साइंस, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इसरो। इसरो आप इमेजिन कीजिए 1962 में, गरीब जनता, गरीब कंट्री, ऐसे कंट्री में जिसको खाने के लिए कुछ नहीं है, वो कंट्री में अगर इसरो जैसी, जिसका फायदा इमीडिएटली नहीं आने वाला है, ऐसी कंपनी फॉर्म करना, कितना अपोजिशन झेलना पड़ा होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आप सोच सकते हो। लेकिन आज के ग्रोथ स्टोरी में बहुत बड़ा हाथ है, मैं आऊंगा इसके ऊपर। इसरो का, इसरो आज नासा से बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है। आईआईटीज फॉर्म किए गए, टॉप 200 ऑर्गेनाइजेशन में, आपको सबको पता है आईआईटीज। एम्स फॉर्म किए गए। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं मतलब मॉडर्न साइंस को, सैडली ऐसे मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज के जो
मतलब रामदेव बाबा और उसके जो भी ये है फॉलोअर्स या उसके कंपनी के, जब भी बीमार पड़ते हैं तो एम्स में ही जाते हैं। सो उनकी फॉर्मेशन 1947 में नेहरू के लीडरशिप में हुई है। मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय पब्लिक सेक्टर। आने वाले 10 साल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे बड़े 10 साल होने वाले हैं। इंडिया विल बी मैन्युफैक्चरिंग रिमेंबर्ड एज मैन्युफैक्चरिंग स्टेट इन नेक्स्ट 10 इयर्स। उसका जो नींव था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन 1947 का था। 1950 में प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुआ, जिसको आज नीति आयोग बोलते हैं। बहुत बड़ा रोल है नीति आयोग का। 1950 टू 1969 ये 20 साल नेशनलाइजेशन के 20 साल माने गए थे। सो आपने बीजेपी आईटी सेल जो भेजते रहता है कि टाटा का एयरलाइन कैसे एक्वायर किया, लेकिन आप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था नेशनलाइजेशन होना, जो कि किया गया। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको उसके रेफरेंसेस आएंगे। 15 से 20 साल आफ्टर इंडिपेंडेंस ये फोकस थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि जॉब्स क्रिएट करने थे, चीजें मैन्युफैक्चर करनी थी, क्योंकि 99% इंपोर्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट थे। सो एग्रीकल्चर के ऊपर फंड्स एलोकेशन कम हुए, और 1964, 1965 और 1966 में इंडिया में कम बारिश हुई, जिसके वजह से इंडिया में ड्रॉट, वो टाइम पे फेमिनाइन आया 1966 में। और एक रीजन था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पार्टीशन के टाइम पे 3/4 फर्टाइल लैंड, 3/4 इरिगेटेड लैंड पाकिस्तान को चली गई। ऑलमोस्ट 2/3 ग्रेन प्रोडक्शन पाकिस्तान को चला गया। लेकिन हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू जो रिसोर्सेस थे। सो फेमिनाइन के वजह से बहुत मुश्किलें थी। मेरी मदर जब भी छोटी थी बहुत गरीब थे वो। सो मुझे बताती है वो कि कनाडा से गेहूं आता था और उसकी चपाती रेड कलर की बनती थी। मतलब जो फेंकने वाला गेहूं होता था, गेहूं यूएस में, वो इंडिया को एक्सपोर्ट किया जाता था। सो अमेरिकन एड के ऊपर इंडिया का फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती थी। सो ग्रीन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन ये एक अजूबा है वर्ल्ड के लिए, साइंटिफिक अजूबा। इसका ये जो ग्रीन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, उससे कैसा फायदा हुआ लास्ट 2 सालों में, मैं आपको बताने वाला हूं। जो 1964 में हुआ, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी 1966 में। आप इमेजिन कीजिए, इतना अपोजिशन स्ट्रांग नहीं था वो टाइम पे। नेहरू एंड अपने सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, ये स्टॉलवर्ड्स थे इंडियन पॉलिटिक्स में। दोनों की डेथ हुई थी 2 साल में। सो इंडिया जैसे कंट्री को लीड करना जो इतनी डाइवर्स है, कोई एक जबरदस्त होशियार प्राइम मिनिस्टर चाहिए था। सो इंदिरा गांधी वो टाइम पे बनी और उन्होंने सबसे बड़ा पहला कदम उठाया। इंडियन रुपी को 4.76 पर डॉलर था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको डी वैल्यू किया 7.50। अगर मेरा आपने सेशन अटेंड किया होगा 1 महीने पहले का, जब भी रुपी डी वैल्यू होता है इंडिया ग्रोथ करती है। जो बहुत सारे करंट गवर्नमेंट के जो प्रोपोगेटर्स है वो 2014 में बोलते थे कि मोदी जी आएंगे तो रुपी 1 रुपए का 40 हो जाएगा, ऐसे कुछ तो करते थे। लेकिन आप हमेशा समझिए, रुपी जब भी डीवैल्यू होता है इंडिया में ग्रोथ आती है। आज 80 रुपया हुआ है रुपी। आप देखिए आने वाले 1-2 साल में क्या ट्रिमेंडस ग्रोथ आएगी इंडिया में। सो 75% डिवैल्यूएशन किया गया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ग्रेट इकोनॉमिक डिसीजन 50-60 साल पहले। उसके बाद वॉर हुए 1975 में, 1980s में थोड़ा मॉडर्नाइजेशन का दौर चला। लेकिन 1991 में एक बहुत बड़ी घटना घटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। मतलब वो टाइम पे मुझे पता है क्योंकि हमारे घर में इंसिडेंटली इकोनॉमिक्स का वातावरण था, शेयर मार्केट का वातावरण था। तो मुझे याद है मैं 7 साल का था, लेकिन मैंने मनमोहन सिंह का वो स्पीच सुना था। समझा कुछ नहीं था लेकिन सुना था। मुझे याद है आज भी वो दिन। इंडिया की सिचुएशन ऐसी थी कि जो इंडिया कर्जा लेती है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, उसके लिए जो इंटरेस्ट भरने के लिए पैसे लगते हैं वो नहीं थे, क्योंकि सोवियत यूनियन मतलब रशिया फ्रैगमेंट हुआ था 1990 के वॉर की वजह से। पेट्रोल के भाव बढ़े थे और इंडिया का ट्रेड पार्टनर रशिया था। सो उसका खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ा और इंडिया के पास पैसे नहीं बचे थे। सिर्फ 7 डेज
का पेट्रोल हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इतने पैसे बचे थे। सो हम चले गए वापस इंग्लैंड के पास, जिन्होंने हमारे पास ऊपर 200 साल राज किया, भीख मांगने, स्ट्रेट में वर्ड यूज करता हूँ, कि हमें पैसे दे दीजिए। तो आईएमएफ ने हमें लोन देने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि ऑलरेडी आपको पहले ही बहुत पैसा दे चुके हैं। सो ऐसे क्राइसिस सिचुएशन थी। वो टाइम पे ये बजट हुआ 1991 की फर्स्ट कांग्रेस गवर्नमेंट, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, मेजॉरिटी नहीं थी कांग्रेस के पास 1991। राजीव गांधी की पॉलिटिकल मर्डर हुआ था वो टाइम पे 1991 में। ऐसे सिचुएशन में एलपीजी पॉलिसी अपनाई गई, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आज जो इंडिया आप देखते हो, 1990 से पहले के जो लोग हैं उनको पता होगा कितना डिफरेंट आज इंडिया है। उसका सबसे बड़ा श्रेय ये एलपीजी पॉलिसी जो हिम्मत नरसिंह राव जी ने दिखाई, उसको दिया जाता है। 2008 में और एक बड़ा, सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिक स्टेप लिया गया। चैट बॉक्स में जरा डालिए, अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बोर लग रहा है? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। अगर बोर लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए बोर लग रहा है। 37 पार्टिसिपेंट्स है, उसमें से 3 लोगों ने रिप्लाई किया है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आगे और मजा आएगा, इतना मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ। थोड़ा इकोनॉमिक्स है तो कंटाला आ सकता है। 2008 में एक बहुत बड़ी एक डिसीजन लिया गया, जिसको शायद आज जो सब मीडिया करंट गवर्नमेंट ने बाय करके रखा है वो आपको बताएगा नहीं। लेकिन जब भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इंडियन मार्केट 60% नीचे गिरा था, निफ्टी सेंसेक्स। इंडियन इकोनॉमी मतलब बहुत डायर स्टेट में थी। यूएस डिफॉल्ट होने के कगार पे था। यूपीए वन गवर्नमेंट थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, लेड बाय लेफ्ट, सपोर्टेड बाय लेफ्ट। इंडिया के पॉलिटिक्स के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम लेफ्ट को 69 सीट, मतलब सबसे ज्यादा सीट्स आए थे। सो लेफ्ट के सपोर्ट पे ये गवर्नमेंट थी। कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें नहीं थी, 145 सीट्स थी ओनली। सो ऐसी गवर्नमेंट चलाई मनमोहन सिंह ने पहले 5 साल, जिसमें स्टुपेंडस ग्रोथ आई। सबसे बड़ा डिसीजन वो टाइम पे क्या लिया गया? तो वो टाइम तक इकोनॉमिक्स में ऐसे माना जाता था कि जितने गवर्नमेंट के इनकम है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होने चाहिए। ये मैं आपको लेमेंस टर्म में बता रहा हूं समझने के लिए लार्जर ऑडियंस को। तो ऐसे माना जाता था। तो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कितना था? मतलब जितना इनकम है, समझो 100 रुपया इनकम है, तो 103 रुपया खर्चा करती थी। टू बी प्रिसाइज 102.7 रुपया खर्चा करती थी इंडियन गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन 3.5% ऑफ द जीडीपी का स्टिमुलस दिया गया, मतलब 1,85,000 करोड़ रुपीस का स्टिमुलस दिया गया यूपीए वन गवर्नमेंट के वजह से, जिसके वजह से फिस्कल डेफिसिट 6% गया। मतलब 100 रुपया आमदनी, 106 रुपया खर्चा। ये रेवोल्यूशनरी स्टेप था, जिसके वजह से बहुत ज्यादा हम बचे रहे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से, उस जिसके वजह से बहुत ज्यादा ग्रोथ भी आई लास्ट 10-15 सालों में या 20 सालों में। उसका श्रेय जाता है ये जो हिम्मत वाला डिसीजन था माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स ने किया हुआ, लेकिन इसको क्रेडिट दिया नहीं जाता है। ठीक है। और एक चीज 2004 से 2014 के 10 सालों में हुई यूपीए गवर्नमेंट के काल में, पॉवर्टी इन इंडिया हैज डिक्लाइन इन अनप्रेसिडेंटेड मैनर। एवरेज पॉवर्टी लेवल डिक्लाइन बाय 2% पर ईयर। 40 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन लोग थे 2004 में। 2014 में जब यूपीए की गवर्नमेंट गई, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ 24 करोड़, मतलब 16 करोड़ लोग अबव पॉवर्टी लाइन आए ये 10 सालों में। ये आप गूगल सर्च करोगे तो वर्ल्ड बैंक में इसको बहुत सराहा है। मनरेगा जैसी जो स्कीम थी, जिसका करंट गवर्नमेंट ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन मजाक उड़ाने के बावजूद एवरी ईयर मनरेगा का बजट बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लिए गए। और एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन हुआ, जिसका आने गए 12 सालों में इंडिया को बहुत फायदा हुआ है, 123 एग्रीमेंट।
जनरली मीडिया में ऐसा परसेप्शन है कि मनमोहन सिंह वाज द वीक प्राइम मिनिस्टर एंड सोनिया गांधी वाज द रूलिंग, ऐसा ये मीडिया ने परसेप्शन किया गया है। लेकिन मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। 123 एग्रीमेंट, ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी 2008 में, ये चालू हुई 2005 में। शॉर्ट में मैं बताता हूँ ये न्यूक्लियर डील क्या थी। तो इंडिया की जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके जो आने वाले टाइम में जो पावर डिमांड्स है, वो कोल बेस्ड पावर प्रोडक्शन से नहीं ये हो सकते। ये गवर्नमेंट को पता चल गया था। तो न्यूक्लियर पावर ये बहुत बड़ी सोर्स हो सकता है पावर जनरेशन के लिए। तो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ नॉर्म्स है ये यूज करने के, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने के। तो ये डील के वजह से इंडिया ने अपना जो डिफेंस के लिए न्यूक्लियर यूज करने का, एनर्जी यूज करने का जो सेगमेंट था, उसको अलग रखा। आज भी इंडिया की जो डिफेंस के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज होती है, उसके ऊपर दुनिया का कंट्रोल नहीं है। हम अपने विल के ऊपर वो यूज कर सकते हैं, ये 123 एग्रीमेंट के वजह से। इसके लिए मनमोहन सिंह जी ने अपनी पावर, मतलब सत्ता इस पे लगाई। मतलब माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, लेफ्ट ने अपना जो सपोर्ट था वो निकाल लिया था। तो फ्लोर टेस्ट हुई जुलाई 2008 में। सोनिया गांधी का क्लियर कट वर्डिक्ट था, 2 साल रुक जाइए, 2009 का इलेक्शन हो जाने दीजिए, फिर पावर में आते हैं, फिर ये अग्रीमेंट करते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह ने स्टैंड लिया कि ये एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। अगर हमारी गवर्नमेंट जाती है, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर डील। इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी आए, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। आज जो आप यूनिकॉर्न्स देखते हो, उसका श्रेय कुछ ना कुछ ये 123 एग्रीमेंट को दिया जाना चाहिए, जो कि दिया नहीं जाता है, क्योंकि मीडिया आज पता नहीं कौन से इसमें रहता है। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन बाय यूपीए एंड मोदी गवर्नमेंट, बेस्ट रिफॉर्म है ये जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा मुझे लगता है। इसमें बहुत सारे मतलब और अमेंडमेंट्स आने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन बहुत अच्छा रिफॉर्म है। ये सब सुन के आपको लगेगा कि मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ। ऑफ कोर्स मेरे पॉलिटिकल व्यूज अलग है, लेकिन इकोनॉमिक्स को आप अलग लिखिए। करंट गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। बहुत जबरदस्त हिट है ये गवर्नमेंट की स्कीम। आने वाले 10 साल में जो आपको ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखेगा, उसका बहुत बड़ा श्रेय ये पीएलआई स्कीम को जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये गेम चेंजर स्कीम है। लेकिन मुझे पता नहीं ये गवर्नमेंट क्यों इसको इतना, मतलब लोगों के सामने नहीं लाती है। रादर देन रिलीजियस और वो सब जो उनके एजेंडाज है वो सामने लाने से बेटर अगर ये पीएलआई स्कीम लाएंगे, तो 100% आने वाले 10 साल में ये गवर्नमेंट नहीं जा सकती, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सो 5 रीजंस क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल ये टेक्टोनिक ग्रोथ वाले रहेंगे। अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। टोटल 36 लोग हैं। ओके, ग्रेट। सो सबसे पहला रीजन क्यों टेक्टोनिक ग्रोथ वाले हो सकते हैं, न्यू इंडिया इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ये जो नया इंडिया है, नया इंडिया ऐसा मीडिया में चलते रहता है, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं है। मैं एग्जांपल्स आपको देता हूं। कोविड क्राइसिस में 140 करोड़ लोगों का ऑलमोस्ट 100% वैक्सीनेशन हुआ है। हमने फाइजर और मॉडर्ना से एक भी वैक्सीन इंपोर्ट नहीं किया है। मोस्टली इंडिजिनियस जो भारत बायोटेक की ये थी, उसका यूटिलाइजेशन करके 140 करोड़ इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पूरा वैक्सीनेशन किया गया है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस। इंडिया नेवर इंपोर्टेड कोविड सेल्फ टेस्ट किट, ऐसा मैंने कहाँ पे सुना है, ये वेरीफाइड फैक्ट नहीं है। मैंने
फैक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश की लेकिन मिला नहीं, लेकिन आई गेस ये सही हो सकता है। इंडिया नेवर इंपोर्टेड अ कोविड सेल्फ टेस्ट किट। ये टोटली इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है कोविड सेल्फ टेस्ट किट। सॉल्यूशन ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस। जब भी कोविड क्राइसिस मतलब लॉकडाउन लगे 23 मार्च 2020 को, अभी दुनिया कैसे चलेगा, आपके लाइफ में भी बहुत तकलीफें आई होगी, सबके लाइफ की तकलीफें आई, फाइनेंशियल परेशानियां, जॉब कैसे रहेगा, बिजनेस कैसे होगा, सबके सामने था। आईटी कंपनियों ने जो इंडिया के जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट करती है, 95% एफिशिएंसी से चली पूरा फर्स्ट लॉकडाउन, मतलब 3 महीने। ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है जिसके वजह से इंडियन मार्केट हमेशा बुल रन में रहा आफ्टर मार्च 2020। उसका बड़ा श्रेय जाता है आईटी कंपनियों को। अगर आपने आईटी कंपनियों में वो टाइम पे इन्वेस्ट किया होता तो आपका वेल्थ डबल ट्रिपल हुआ रहता इन 1 to 2 years टाइम। solution oriented thought process. Indian stock market was not closed for a single day due to the lockdowns. बहुत सारी वर्ल्ड की मार्केट्स बंद थी लेकिन इंडियन मार्केट नेवर क्लोज डाउन, जिसका बहुत बड़ा फायदा हमें मिलता है क्योंकि इंडिया इज सपोज टू बी, इंडियन मार्केट शेयर स्टॉक मार्केट इज सपोज टू बी द क्लीनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, ऐसा माना जाता है वर्ल्ड लेवल में। इंडिया पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम 1990s में हर दिन 500 बच्चों को पोलियो होता था। 2014 में एक भी बच्चे को पोलियो नहीं होता है। ये इंडिया का पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज अ केस स्टडी इन द वर्ल्ड एज अ हेल्थ केयर सक्सेस, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस। सो इंडियन एज अ नेचुरली सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, जिसके वजह से कितनी भी तकलीफें आई लास्ट 50-60 सालों में। आप देखिए कितने वॉर्स हुए, उसके बाद बाबरी मस्जिद क्राइसिस, इमरजेंसी, गुजरात राइट्स, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, फिर भी आज ये ग्रोथ स्टोरी, फिर भी आज हम बने हुए हैं 75 ईयर्स तक। सेकेंड चीज ऐसा मुझे लगती है, यूएस रूल्स बाय इट्स वेपन्स एंड इंडिया रूल्स बाय इट्स ब्रेन्स। हमारे पास बहुत ज्यादा मॉडर्न वेपन्स नहीं है लाइक यूएस। यूएस कहीं पर भी बिजनेस करती है ना, वेपन्स के डर से करती है, अगर आपको जियोपॉलिटिक्स आप स्टडी करते हो या समझ में आता है तो। लेकिन इंडिया ने रूल किया है लास्ट 50 या 75 ईयर्स में ब्रेन के वजह से। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, पाकिस्तान को बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स है यूएस प्रोवाइड करता था, उसमें से F-86F सेबरजेट फाइटर एयरक्राफ्ट थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एडवांस एयरक्राफ्ट। इंडिया के पास थे जीनेट, बहुत सस्ते वाले, जो ब्रिटिशर छोड़ के गए थे, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते थे, टेक्नोलॉजी ब्रिटिशर्स की थी। आज इसका लेटेस्ट वर्जन को अजीत ऐसे कहा जाता है, लेकिन वो थे। और वैम्पायर्स जो कि मतलब लास्ट जनरेशन, खत्म होने वाले थे, भंगार में निकलने वाले थे, ऐसे ये थे, प्लेन्स थे। लेकिन 1965 वॉर्स को ये जीनेट और वैम्पायर्स ने F-86 सेबरजेट फायरक्राफ्ट्स को, एयरक्राफ्ट्स को फाइट की और ये वॉर जीता। स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी। पाकिस्तान के पास 175 M48 पैटर्न टैंक्स थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि एडवांस टैंक्स थे, यूएस से इंपोर्ट किए थे उन्होंने। इंडिया के पास ऐसे एडवांस टैंक्स नहीं थे। सो एक वॉर हुआ था 5 किलोमीटर अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर से, असल उत्तर नाम है वो जगह का। सो ये वर्ल्ड के वॉर हिस्ट्री में एक सबसे बड़ा विक्ट्री माना जाता है, स्ट्रेटेजिक विक्ट्री। 175 पैटर्न रन टैंक्स उनके डिस्ट्रॉय किए गए पाकिस्तान के, which is considered as the greatest battle in the war history and regarded as one of the greatest strategic wins in the war battles. ब्रेन के वजह से विक्ट्री, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इन 1965 वॉर। और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब भी ये सैटेलाइट्स होते हैं या कोई भी इसमें सैटेलाइट छोड़ने होते हैं या मंगलयान या चंद्रयान ऐसे करने होते हैं, तो उसके लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी लगता है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से आप मिनिमम रिसोर्सेस में ऊपर जा सकते हो, सैटेलाइट छोड़ सकते हो उसके ऑर्बिट्स में।
सो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पाने के लिए इंडिया ने रशिया से ट्राई किया, बहुत सारे ट्राई किए इसरो ने, लेकिन हमेशा यूएस ने उसमें टांग अड़ाई, क्योंकि हमेशा यूएस को डर था कि इंडिया में जो ब्रेन्स है, इंग्लिश समझने वाली पॉपुलेशन है, अगर इंडिया को ये टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो नासा पीछे पड़ जाएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ साइज नासा का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। सो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिलनी चाहिए, इसके लिए यूएस ने हमेशा टांग अड़ाई, और क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी स्टिल हमारे पास नहीं है। फिर भी हमने चंद्रयान किया, फिर भी हमने मंगलयान किया, जो कि नासा को बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है मंगल पे उनकी ये भेजने के लिए। जो खर्चे लगते हैं नासा को, उसके 1/3 में हमने यान मंगल पे भेजा है जीएसएलवी टेक्नोलॉजी से। इंडिया रूल्स बाय ब्रेन्स, यूएस रूल्स बाय वेपन्स। सबसे बड़ा एडवांटेज आने वाले 10 साल में। थर्ड चीज, न्यू इंडिया कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत ब्यूटीफुल इकोनॉमिक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। आपके आजू बाजू में है, लेकिन शायद आज मीडिया इतनी ज्यादा बिकी हुई है कि उनको ये दिख नहीं रहा है। सो अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है, जरा चैट बॉक्स में डालिए। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग, अगर आपको लग रहा है डिफिकल्ट तो चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। ओके, ग्रेट। अभी तक आप बने हुए हो, मेरे लिए बहुत मैं हैप्पी हूँ एक्चुअली, क्योंकि बहुत ये है इकोनॉमिक्स इसमें ज्यादा है। सो लास्ट 2 साल में इंडिया एक बहुत बड़ी पावर बन चुकी है। अगर आपको पता है, मुझे पता नहीं, इंडिया के हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में चाइना से कभी भी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी इंडिया की। लास्ट 2 सालों में चाइना से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ इंडिया की हुई है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टर्म। उसका सबसे बड़ा श्रेय देना चाहिए प्रेजेंट गवर्नमेंट को, क्योंकि जब भी कोविड क्राइसिस हुआ था तो दुनिया पैसे बांट रही थी। अगर आपको पता है तो यूएस में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में, सब जगह पे कैश डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में पैसे दिए गए इकोनॉमी चलने के लिए। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने असेट यूटिलाइजेशन किया। इसका इम्पैक्ट कैसे हुआ? असेट यूटिलाइजेशन मतलब लोगों को फ्री में खाना बांटा। 90 करोड़ लोगों को फ्री में खाना बांटा गया, मतलब ग्रेन्स बांटे गए कोविड के क्राइसिस में। ये क्यों पॉसिबल हुआ? 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था। उसके वजह से हम सेल्फ रिलायंट थे, एक्सेस ग्रेन्स हमारे पास थे, जिसको यूटिलाइज किया गया। उसके वजह से 140 करोड़ की वर्ल्ड की, इंडिया की पॉपुलेशन, एक भी हंगर डेथ नहीं हुई। लास्ट 2 सालों में इतने बड़े कोविड क्राइसिस में 2-3 लॉकडाउन्स लगे, लेकिन मीडिया में आपने एक भी हंगर डेथ नहीं सुनी होगी। उसका सबसे बड़ा रीजन है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो असेट यूटिलाइजेशन किया है, जहां की वर्ल्ड में कैश डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। उसका एडवांटेज, ये स्टेप का एडवांटेज क्या हुआ? कैश डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी लोगों के हाथ में पैसा जाता है महंगाई बढ़ती है। सो आज वर्ल्ड में हाईएस्ट महंगाई है। यूएस में 8.5% की महंगाई है। इंडिया में उतनी महंगाई नहीं है, क्योंकि पैसे बांटे नहीं गए, असेट यूटिलाइजेशन किया गया। सो जहां पर भी महंगाई नहीं होती है वहां पे पैसे जाते हैं और वहां पे ग्रोथ आती है। ब्लूमबर्ग का ये चार्ट है, लेटेस्ट है। रिसेशन आने के चांसेस कितने हैं? इंडिया में 0% चांसेस है। आप देख सकते हो बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में रिसेशन आने के चांसेस क्या है। उसका सबसे बड़ा रीजन है असेट यूटिलाइजेशन का यूज किया गया। आईटी कंपनियों में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां, लेकिन 2000 में ऐसे नहीं था। लेकिन आईटी
कंपनियों ने अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई 2000 में। Y2K क्राइसिस कितने लोगों को पता है? Y2K क्राइसिस चैट बॉक्स में डालिए यस अगर आपको पता है Y2K क्राइसिस। Y2K क्राइसिस अगर आप 90s 80s के किड्स हो तो आपको पता होगा। एक Y2K क्राइसिस था, उसको वर्ल्ड को बाहर निकालने का काम आईटी कंपनियों ने किया और दुनिया को बताया कि इंडिया में आईटी कैपेबिलिटी है। और उसके बाद इन्फोसिस, विप्रो, आईफ्लेक्स सॉल्यूशन एट वो टाइम पे थी, सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज, पेंटामीडिया सॉफ्टवेयर, ऐसी 2000 साल की कंपनियां थी। ये अपनी सत्यम, ये कंपनियां वो टाइम पे थी जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे बताया कि हम ये सब कर सकते हैं। और आज सबसे बड़ा आईटी सेक्टर, वर्ल्ड का लीडिंग आईटी सेक्टर है। यूपीआई टेक्नोलॉजी, यूपीआई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किसने किया है? जरा माइक ऑन करके मुझे बताइए। अनम्यूट करने का मैंने आपको परमिशन दिया है। यूपीआई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किसने किया है? जरा माइक ऑन करके या फिर इस पे बताइए चैट बॉक्स में। इंडियन गवर्नमेंट। यस, किसने आंसर दिया ये? यस, शुभम शुभम जी। शुभम यस, जैन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यूपीआई टेक्नोलॉजी ये बिग सक्सेस स्टोरी है। ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ इंडिया में है। अभी धीरे धीरे एडॉप्शन चालू है इसका। यूपीआई टेक्नोलॉजी से क्या हुआ? पीयर टू पीयर डायरेक्ट ट्रांसफर विदाउट एनी चार्जेस। कोई भी चीज यूएस में 100 रुपए की मिलती है, अगर मैं कार्ड स्वाइप करता हूँ, यूएस में मैक्सिमम कैश में व्यवहार होते हैं या फिर कार्ड स्वाइप होता है, तो वीजा को 1% या 1.25% चार्जेस दिए जाते हैं। सो हमेशा कोई भी चीज आप खरीदी करते हो यूएस में तो वो 1.25% एक्सपेंसिव मिलती है आपको। लेकिन इंडिया में यूपीआई टेक्नोलॉजी की वजह से महंगाई कंट्रोल में रही। और एक बेनिफिट हुआ, जब भी आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हो पैसा, तो इकोनॉमी में कैश सर्कुलेशन, करेंसी नोट्स का सर्कुलेशन कम हो जाता है। उसका फायदा गरीबों को होता है। कैसे? तो जितना भी बैंक का लिक्विडिटी ज्यादा, उतना ज्यादा लोन गिविंग कैपेसिटी। सो यूपीआई टेक्नोलॉजी के वजह से करेंसी नोट्स का सर्कुलेशन इंडिया में कम हुआ और लोन गिविंग कैपेसिटी, बैंकिंग सिस्टम क्लीन हुआ, जिसको बेनिफिट आने वाले 10 साल में आपको दिखेगा। शायद 2032 में यूपीआई टेक्नोलॉजी का रोल कितना बड़ा था, इसके बारे में हम स्टोरी सुनेंगे। अप्रोक्सीमेटली 100 यूनिकॉर्न्स, ये बताने की जरूरत नहीं है, मीडिया बहुत बड़ा चढ़ा के बताता है इसके बारे में। नंबर 4, क्यों मुझे लगता है आने वाले 10 साल में इंडिया ये ग्रोथ स्टोरी होने वाली है? तो आने वाले 10 साल में इंडिया विल बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब। आज ऐसे कहा जाता है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का, लेकिन आने वाले 10 साल में ये इक्वेशन चेंज होगा चाइना प्लस वन के वजह से। चाइना का प्रॉब्लम क्या है आज? सबसे बड़ा चाइना का प्रॉब्लम है लेबर कॉस्ट ज्यादा है चाइना में, सरप्राइजिंगली, लेकिन ऐसा है। इंडिया का जीडीपी, सॉरी, पर कैपिटा इनकम $2000 है, चाइना का पर कैपिटा इनकम $10,000 है। तो आप समझिए, जब भी कोई लेबर होता है इंडिया में, उसका एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं साल में $2000 कमाऊं। लेकिन चाइना के लेबर का एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं $10,000 कमाऊं। तो चाइना में आज चीप लेबर नहीं है। चाइना में आज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इंडिया से ज्यादा है, इंडिया में रीजनेबली चीप है। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है मैन्युफैक्चरर्स को। कोविड क्राइसिस के वजह से और यूक्रेन रशिया वॉर के वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड को एक बात समझ में आई है कि चाइना के ऊपर हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिपेंडेंट नहीं हो सकते, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। सिर्फ इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया होगा, ऐसा लग रहा है। डेमोग्राफिक वाइज अगर आप चाइना की पॉपुलेशन देखो, तो चाइना की पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन जिसको कहा जाता है, वो पीक्ड आउट हो चुकी है 2019 में। लेकिन इंडिया में यंग पॉपुलेशन बिटवीन एज ऑफ 18 to 55 ये चलते रहेगी, बढ़ते रहेगी टिल 2050। सो चीप लेबर अवेलेबल रहेगा, मार्केट अवेलेबल रहेगा हमेशा टिल 2050। सो डेमोग्राफिकली बहुत एडवांटेजियस पोजीशन पे है कंपेयर टू चाइना। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बिग हिट है ये गवर्नमेंट का।
जो मैन्युफैक्चरर, ये होता क्या है मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। आज तक क्या होता था, सब्सिडीज दिए जाते थे, गरीब लोगों के अकाउंट में पैसे दिए जाते थे वेरियस स्कीम्स के बदौलत। आज डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के अकाउंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा डालती है, अगर उन्होंने अच्छा प्रोडक्शन, उनके स्टैंडर्ड्स है उसको मीट किया तो जब भी मैन्युफैक्चरर के अकाउंट में पैसा जाता है तो वो सोचता है कि मैं बिजनेस एक्सपांड कैसे करूं। जब भी बिजनेस एक्सपांड होता है, जॉब्स क्रिएट होते हैं, गरीबों को पैसे मिलते हैं और ग्रोथ आती है। सो पीएलआई स्कीम ये बहुत बड़ी बिग हिट है। एग्रीकल्चर में भी ये आने वाली है आने वाले टाइम में। आप देखोगे जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, लेकिन एक्सेप्टेबल है इतनी बड़ी कंट्री में। लेकिन जीएसटी आज एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया है। लास्ट मंथ का जीएसटी कलेक्शन इनकम टैक्स कलेक्शन से ज्यादा है, 1,52,000 करोड़ का। सो बहुत बड़ा एडवांटेज है। रीजनेबली क्लीन बैंकिंग सिस्टम है, चीपेस्ट कॉर्पोरेट टैक्स है वर्ल्ड में कंपेयर टू हमारे कंपिटिटर्स, जिसके वजह से आने वाले 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कंट्री में जब भी बढ़ता है, पॉवर्टी इरेडिकेशन होता है। चाइना में 1985 में ऑलमोस्ट, मेरे नंबर्स गलत हो सकते हैं, 80% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी। 2050 में 0% पॉपुलेशन चाइना में बिलो पॉवर्टी लाइन थी। उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, जो कि इंडिया में आने वाले 10 साल में होने वाली है। सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल ये सेशन का स्लाइड ये मुझे लगता है, जो कि आपको, अगर आप मोदी फॉलोअर्स हो तो बुरा लग सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में मत जाइए। डीपली रूटेड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड ग्रोथ गोज इन हैंड, ये यूएस ने हमें बताया है। 1775 में यूएस इंडिपेंडेंट हुआ था, उसके बाद स्टुपेंडस ग्रोथ की है यूएस ने आने वाले 200 ऑलमोस्ट 200 सालों में। उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है डेमोक्रेसी को यूएस के, जो कि इंडिया में भी वैसे ही डेमोक्रेसी है। लेकिन आप देख सकते हो डे वन पे हमें हर आदमी को वोटिंग राइट मिला। यूएस में वोटिंग राइट मिलने को 150 ईयर्स लगे थे। सो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, रिफ्रेन फ्रॉम रिलीजियस प्रोपागेंडा बाय पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन का काम धर्म रक्षण करना नहीं है। पॉलिटिशियन का काम जो पोल प्रोमिसेस है उसको फुलफिल करना है। अगर आपको कोई पॉलिटिशियन धर्म रक्षण की बातें करता है तो आप खुद को एक क्वेश्चन पूछिए, 1950s, 1960s, 1970s में अगर धर्म रक्षण की बातें की होती इंडियन पॉलिटिशियंस ने, तो क्या ऐसी कंट्री एट 75 ईयर्स के बाद हमें मिलती? ये आपको खुद को क्वेश्चन पूछना चाहिए। रिसेंटली धर्म रक्षण के नाम पे महाराष्ट्र, अच्छी चलने वाली महाराष्ट्र गवर्नमेंट गिराई गई है। लेकिन आप देख सकते हो, अगर आप पॉलिटिक्स स्टडी करते हो, सिमिलर वही 10-15 दिनों के बाद बिहार की उनकी धर्म रक्षण करने वाली गवर्नमेंट गिर गई। सो डीपली रूटेड डेमोक्रेसी है, आई गेस आज भी डेमोक्रेसी है इंडिया में अच्छी तरीके से। सो क्या होता है देखते हैं। ग्लोरियस 75 years of Indian growth was the function of freedom, tolerance, equality, individual rights and social liberalism। ये प्रिंसिपल्स के वजह से ये ग्रोथ हुई है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वी शुड कीप दिस प्रिंसिपल इम्बाइड इन आवर हार्ट, इन आवर हार्ट्स। अगर आपको नेक्स्ट मतलब 100 शतकीय इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना है, और ऐसा बहुत सारे स्टडीज है, बाय 2050 इंडिया विल बी द नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, वो देखना है, तो मुझे लगता है ये प्रिंसिपल्स इम्बाइब करने चाहिए। रिलीजियस जिंगोइज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म आर द बिगेस्ट थ्रेट्स टू इंडियन गोइंग फॉरवर्ड, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो ये कंट्रोवर्शियल साइड था जिससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं दुखती है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। अभी मैं आपको 3 आइडियाज देने वाला हूँ जो कभी आपने सुने नहीं होंगे मेरे प्रेजेंटेशंस में, या फिर रेयरली कभी सुने होंगे। आगे बढ़ने से पहले मुझे चैट बॉक्स में डालिए अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है। इंटरेस्टिंग लग रहा है, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग।
35 लोग हैं, उसमें से मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने रिप्लाई दिया है। सो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है। तो 3 आइडियाज मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल अबंडेंस के। जब भी आप इन्वेस्ट करते हो पैसा तो कैसे करते हो? आपके जो भी मंथली खर्चे हैं उसको निकालते हो, ईएमआईज है या जो भी खर्चे हैं आपको उसको निकालते हो। जो एक्सेस पैसा बचता है उसमें से आप एसआईपी करते हो, स्टॉक्स में पैसे डालते हो, गोल्ड में डालते हो, जो भी करते हो, इन्वेस्ट करते हो। तो आपके बचे हुए पैसे आप इन्वेस्ट करते हो हमेशा। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, लायबिलिटी यूटिलाइजेशन करना सीखिए। लायबिलिटी यूटिलाइजेशन ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 75,000 रुपीज का आपका घर का ईएमआई है जो आपको एवरी मंथ भरना ही है बाकायदा। 30,000 रुपए का आपको आपका कार लोन का ईएमआई है जो आपको बाकायदा भरना है। सो आपका मंथली खर्चा ईएमआई पे 1,05,000 रुपीज है। आपकी सैलरी है मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए मान लेते हैं। सो आपको करना क्या है? सबसे पहले बैंक में जाइए और जो ईएमआई की डेट्स है उसको 25th ऑफ एवरी मंथ करके लीजिए, अगर आप बैंक अलाउ करती है तो। मेरे हिसाब से कर देगी अलाउ। सो आपका जो ईएमआई कार लोन और होम लोन का ईएमआई है वो 25th को जाएगा 1,05,000 रुपीज। आपकी सैलरी होती है 30th ऑफ, मोस्ट ऑफ द इंडियन लोगों की सैलरी 30th ऑफ एवरी मंथ को होती है। जैसे ही 30th ऑफ एवरी मंथ आपकी सैलरी होती है 1,05,000 रुपीज आप ट्रांसफर कर दीजिए डेट म्यूचुअल फंड्स पे। डेट म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एफडी काइंड ऑफ रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो 25 दिन तक आप 1,05,000 रुपए पे फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स एंजॉय करोगे। 25 तारीख को ईएमआई भर दीजिए। सो ऐसा बूंद बूंद से बनता सागर, ऐसा एक ये है सेइंग है। सो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा ओवर द पीरियड ऑफ 15 टू 20 ईयर्स। जब तक आपका ये ईएमआई चलते रहेगा 25 दिन आप डेट म्यूचुअल फंड में फिक्स डिपॉजिट्स के रिटर्न्स पाते रहोगे। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते टाइम कभी भी पास्ट रिटर्न्स मत देखिए। पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करोगे 100% ऑफ द टाइम्स फंसोगे। सो दो चीजें हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो डेट म्यूचुअल फंड्स मतलब डेट साइड मार्केट का कैसे चलता है आपको सीखना पड़ेगा, या फिर ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करना पड़ेगा जिसको डेट म्यूचुअल फंड्स कैसे चलते हैं, डेट मार्केट कैसे चलता है उसका साइंटिफिक नॉलेज हो। लेकिन बहुत सही आइडियाज है, मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये यूज करते हैं आइडिया। इससे जो पैसा बनता है मतलब 25 दिन 1 लाख अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए आप रखते हो डेट म्यूचुअल फंड में तो 19 से 20 रुपया दिन का बनता है। ऐसे 365 डेज आप कैलकुलेट कीजिए और ऐसे 20 साल आप कैलकुलेट कीजिए तो बहुत पैसा बनेगा इसमें। सो ये आइडिया कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। इसमें और भी अच्छे ट्विकिंग कर सकते हो आप। जो मेरे इन्वेस्टर्स है उनके लिए मैं करते रहता हूँ। सो और इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कम्युनिटी का आप पार्ट बन सकते हो। सेकेंड आइडिया, स्मॉल सैक्रिफाइसेस। एक बहुत अच्छा मुझे एक मेरे पढ़ने में आया एक चीज एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एक कैटलॉग में। तो उसमें एक दिया था, मोस्ट ऑफ द लोग स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं, या हम में से ऑलमोस्ट 100% लोग डिनर के लिए बाहर जाते हैं एवरी सैटरडे संडे। सो स्मॉल सेक्रीफाइस आपके मन में आप ध्यान में रखिए। अगर स्मोकिंग करते हो 1 सिगरेट कम कीजिए, अगर ड्रिंक करते हो तो 1 बियर कम पीजिए, अगर आप एवरी वीकेंड बाहर जाते हो तो 1 वीकेंड मत जाइए। उसका इम्पैक्ट आपके वेल्थ के ऊपर क्या होगा? अगर आप 25 साल के हो 1 सिगरेट आप स्किप करते हो तो 15 रुपए बचते हैं साल के 5,475 सॉरी हाँ साल के 5,475 बचते हैं। 35 ईयर्स में बचते हैं 26 लाख रुपए, 26,46,000। 1 बियर कम पीते हो तो साल के बचते हैं 10,400 रुपीज। 35 ईयर्स में रिटायरमेंट पे 50 लाख रुपए आ जाएंगे आपके पास। 1 वीकेंड स्किप करते हो तो 18,000 रुपए बचते हैं साल के। 87 लाख रुपीज आपके बन जाएंगे एट द एज ऑफ 60, अगर आपकी एज आज 25 है तो। स्मॉल सैक्रिफाइसेस। इस दुनिया के रिचेस्ट हैप्पीएस्ट लोग देखिए, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है।
राधा कृष्ण दमानी देखिए, इंडिया के सबसे रिचेस्ट है। उनकी लाइफस्टाइल देखिए, सिंपल लाइफस्टाइल, हमेशा व्हाइट क्लोथ पहनते हैं। आपको इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो भी कोई भी आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा राधा कृष्ण दमानी जी का। वॉरेन बफे का लाइफस्टाइल देखिए, जो भी रिच लोग होते हैं फाइनेंशियली, रिच दिखना और रिच होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपको चॉइस करना है, क्या आपको रिच दिखना है कि रिच बनना है। अगर हैप्पी रिच बनना है, स्मॉल सैक्रिफाइसेस करना जरूरी है। आइडिया नंबर 3, लीवरेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इन्वेस्टिंग। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज, आने वाले 10 साल में अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, गए 10 साल में जैसे वेल्थ हुई है वैसे नहीं क्रिएट हो सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको फायदा उठाना पड़ेगा। कैसे उठाओगे? म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करके 5 साल 10 साल करके आपकी बहुत बड़ी वेल्थ बनेगी, ऐसा फैक्ट आपको सेल किया होगा बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में मेरे जैसे। लेकिन आने वाले 10 साल में मुझे नहीं लगता है ऐसा हो सकता है। उसके वेरियस रीजंस है। सो अगर आप नॉर्मल एसआईपीस करते हो तो फ्लेक्स एसआईपीस कीजिए, बूस्टर एसआईपीस कीजिए, वैल्यू एसआईपीस कीजिए। होता क्या है ये? तो होता ऐसा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके जब भी मार्केट वैल्यूएशन बेसिस पे सस्ता होता है, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ वैल्यूएशन बेसिस पे। आप जनरली लोग कैसा इन्वेस्ट करते हो? अरे आज 17,500 का निफ्टी है, 60,000 का सेंसेक्स है, महंगा है। 50,000 का सेंसेक्स है या फिर 15,300 का निफ्टी है, सस्ता है, इन्वेस्ट करो। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं यूज करता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। सो जब भी मार्केट वैल्यूएशन बेसिस पे सस्ता होगा तो आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। जब भी मार्केट वैल्यूएशन बेसिस पे एक्सपेंसिव होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका पैसा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होगा। इससे आने वाले टाइम में आपकी वेल्थ जनरेट होगी। सो अगर आपको ये पता है तो इमीडिएटली आपको कन्वर्ट करने चाहिए नॉर्मल एसआईपीज। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, रियल एस्टेट, गोल्ड, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, उसके बाद गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, अंडर वन रूफ होनी चाहिए। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको दिखनी चाहिए आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट। आपकी कोई इंश्योरेंस की अलग आईसीआईसीआई में पॉलिसी है, आपका शेयर मार्केट अपना इक्विटी का अकाउंट जीरोधा में है, म्यूचुअल फंड आप कोई दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर पे करते हो, ऐसी अगर हैप्पैजार्ड वे में आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, शायद आपकी 10 साल में अच्छी रिटर्न्स नहीं बन सकते हैं। सो अंडर वन रूफ होने चाहिए। आर्टिफिशियल बेस्ड स्टॉक इन्वेस्टिंग एडवाइजरी सर्विसेज का आप लाभ उठाइए। बहुत सारे इन्वेस्टर मुझे पूछते हैं कि कौन से स्टॉक में पैसा डालूं। अगर आप खुद का दिमाग लगा के कोई स्टॉक्स में पैसे डालते हो, आने वाले 10 साल में आपकी वेल्थ नहीं बनेगी। ये मेरे से आप स्टैम्प पेपर पे लिख के लीजिए। उसके एन नंबर ऑफ रीजंस है। सो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्टॉक मार्केट, स्टॉक इन्वेस्टिंग एडवाइजरीज है, उनका फीस भरिए। अगर आपको स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है तो उनके एडवाइजरी सर्विसेज से इन्वेस्ट कीजिए। आपके जो भी ब्रोकर्स होते हैं या मेरे जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या ह्यूमन इंटरेक्शन जहां पर भी होता है, हमेशा ध्यान में रखिए ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वेस्टिंग में सिर्फ इमोशनल मैनेजमेंट कर सकता है आज के टाइम पे। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको एडवाइस नहीं दे सकता कौन से म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर, गोल्ड में कर कि रियल एस्टेट में कर। आपका एडवाइजर आज के टाइम पे नहीं दे सकता है ड्यू टू इमरजेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका काम आपके इमोशंस को मैनेज करना है। अगर आप सोचते हो कि मैं खुद का दिमाग लगा के इन्वेस्ट कर सकता हूँ, डायरेक्ट प्लान में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके ज्यादा वेल्थ बना लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। दो चीजें आपको करनी पड़ेगी, इमोशनल मैनेजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपके रिटर्न्स ऑप्टिमाइज होंगे, ह्यूमन इंटरवेंशन के वजह से आपके इमोशंस मैनेज होंगे। ऐसी वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये आज का मेरा सेशन था। मेरी एक अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी है, आप में से बहुत सारे उसके मेंबर्स हैं, तो उसको मैं रिवैम्प कर रहा हूँ न्यू लुक्स में।
सो 3 लेवल के कोर्सेस होंगे मेरे ये नए वाले अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी में। लेवल 1 का कोर्स होगा ब्लूप्रिंट फॉर हैप्पी रिच लाइफ, उसका कॉस्ट होगा 1000 रुपीज। 5 आवर्स का कोर्स होगा, ये प्री रिकॉर्डेड होगा। लेवल 2 का कोर्स है 30 डे हैप्पी रिच लाइफ मास्टरी, 5000 रुपीज का ये कोर्स होगा, 30 आवर्स का ये कोर्स होगा। और लेवल 3 में होगा 1 ईयर हैप्पी रिच लाइफ चैलेंज, 50,000 रुपीज उसकी फीस होगी। 1 ईयर एडवाइजरी बेस्ड असिस्टेंस इसमें होगा। इसमें डिटेल में मैं आने वाले अभी 1-1.5 महीने में मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। जो भी लोग करंट अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल के मेंबर है, उनको लेवल और लेवल 2 का फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है, सब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें मिल जाएगा। आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। उसके पहले जरा चैट बॉक्स में डालिए आज का सेशन आपको कैसे लगा। वैल्यूएबल लगा है तो चैट बॉक्स में डालिए वैल्यूएबल। तुषार जी ने पूछा है नेम सम ऑफ द एआई बेस्ड स्टॉक एडवाइजरी, जिसका मैं सर्विस लेता हूं उनका नाम है मार्केट्स मोजो। सो आप ले सकते हो उनकी सर्विसेज मार्केट्स मोजो के। Is debt mutual fund same day withdrawal allowed it? Yes, allowed it, but there are some schemes, specific schemes in which you can withdraw on the same day. और कुछ क्वेश्चंस है तो माइक ऑन करके जरा पूछिए प्लीज, आपके जो भी व्यूज है कुछ भी आप बता सकते हो। जैसे एक जन ने बोला है कि महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र इज नॉट डेमोक्रेटिक। ओके, आपका व्यू हो सकता है, अप्रिशिएट योर व्यूज। यस मुझे एक पूछना है, यस आपने जो डेट फंड का जो कंसेप्ट है ना, थोड़ा फिर से रिपीट करेंगे क्या? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट सजेशन था आपका वो क्लियर नहीं हुआ मुझे। बताता हूँ मैं आपको। आपकी सैलरी 2 लाख रुपीज है मान के चलिए, उसमें से 1 लाख रुपीज आप ईएमआई भरते हो, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, जो भी है आपके, जो आपको भरने ही है कंपल्सरीली। ठीक है, तो अभी हम उसको कैसे यूटिलाइज करें? तो आप बैंक को जाके पहले बोलिए कि हम मेरा जो ईएमआई है कार लोन का, होम लोन का या पर्सनल लोन का, उसका डिडक्शन डेट 25 कर दो, 25th ऑफ एवरी मंथ कर दो। ऐसा बैंक को जाके बोल दीजिए, मोस्ट प्रोबेबली बैंक आपको कर देगा। आपकी सैलरी होती है, मोस्ट ऑफ द इंडियन लोगों की सैलरी होती है 30 तारीख को। जैसे ही 2 लाख रुपए की आपकी सैलरी आती है, इमीडिएटली 1 लाख रुपीज ट्रांसफर कर दीजिए डेट म्यूचुअल फंड्स में। नेक्स्ट महीने का जब भी 25 तारीख आएगा, डेट म्यूचुअल फंड में से रिडेम्पशन मार दीजिए। 25 दिन का आपको फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट 1 लाख रुपए पे मिल गया। वो कितना होता है? तो 1 लाख रुपीज पे अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए आते हैं पर दिन के। 25 दिन 20 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 500 रुपए हुए। महीने के 500 रुपए आपने बनाए आपके लायबिलिटीज के ऊपर, जिसके ऊपर आप अभी तक पैसा नहीं बना रहे थे। किसकी लायबिलिटी ज्यादा हो सकती है, ज्यादा पैसे बनेंगे। तो ये आइडिया है उसकी। तो 25 दिन में फिर से वो स्वैप करके आपके अकाउंट में लेना है? यस, आपके अकाउंट में ले लीजिए, ईएमआई भर डाला था दीजिए। वो। यस अंडरस्टूड। यस यस सर। थैंक यू सर कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, हरजीत सिंह ने पूछा है। ये मतलब मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी आपको गाइड नहीं कर सकता है, मतलब इसके ऊपर कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको एक सजेस्ट करूंगा, अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी का पार्ट बनिए। फिलहाल वो उसका मेंबरशिप में नहीं दे रहा हूँ, प्रोबेबली 15 डेज में स्टार्ट होगा। आपको काफी ज्यादा इंसाइट्स मिलेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका रीजनेबली आपको आंसर मिल सकता है, वो मेरे कम्युनिटी का पार्ट अगर आप बनते हो तो। Which AI-based stock market advisory you recommend? I am using Markets Mojo since 2020 और बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। बहुत स्टॉक मार्केट में मैंने पैसे कमाए। जो मेरा पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट आपने देखा है वो पूरा का पूरा मार्केट्स मोजो के वजह से है। मैं खुद का दिमाग लगाता नहीं हूँ, जहां पर भी मैंने दिमाग लगाया वहां पे पैसे गवाए हैं स्टॉक मार्केट में। और कुछ क्वेश्चंस है तो या कुछ भी फीडबैक है आपका तो जरा अनम्यूट करके दीजिए प्लीज। यस, लिंक फॉर मार्केट्स मोजो, marketsmojo.com में जरा लिंक डालता हूँ। यस,
Is it possible to generate wealth in the next 10 years and which instrument to use? मैं 2002 से मैं स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छे पैसे बनाए मैंने वेरियस पार्ट्स में, बहुत बार पैसे गवाए भी है इसमें, नो डाउट, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। लेकिन आने वाले 5-10 साल मुझे ऐसे दिखते हैं कि मतलब ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ वेल्थ जनरेट कर सकते हो आप इंडिया में। हर एक कंट्री के हिस्ट्री में ऐसे 10-15 साल आते हैं, जैसे जापान के हिस्ट्री में 1955 से 1975 का पीरियड आया। चाइना के हिस्ट्री में 1985 से 2015 का टाइम है। वैसे इंडिया के हिस्ट्री में नेक्स्ट 10 साल होने वाले हैं। इसके ऊपर ट्रस्ट रखिए आप। सो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ये फॉलो कीजिए आप। ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके ऊपर थोड़ा स्टडी कीजिए, आपके एडवाइजर को पूछिए ये क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। आपके एडवाइजर को ये मत पूछिए कि कौन से म्यूचुअल फंड में मैं पैसा डालूं, कौन से स्टॉक में पैसा डालूं, वो आपको नहीं बता सकता है। ऐसा एडवाइजर हायर कीजिए जो आपके इमोशंस मैच कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1.5 महीना पहले जुलाई के लास्ट वीक में जून के लास्ट वीक में निफ्टी ने 15,300 का लो टच किया था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने एक मेरा व्यू शेयर किया था हैप्पी रिच का जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके आप पार्ट होंगे, कि विद इन नेक्स्ट 8 to 9 months इंडिया निफ्टी विल टच ऑल टाइम हाई। तो उस बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था कंटिन्यूअस बेसिस पे। सो लोगों के इमोशंस ऐसे थे कि मार्केट और गिरेगा। लेकिन जुलाई के महीने में निफ्टी 12% ऊपर चला गया। सो आई गेस आने वाले 8-9 महीने में ऑल टाइम हाई भी टच हो जाएगा निफ्टी का। सो ये जो इमोशनल मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना। 80% इमोशन मैनेजमेंट है मार्केट्स में और 20% इंटेलिजेंस है। सो इसके लिए आपके साथ एक अच्छा एडवाइजर होना जरूरी है, जो नॉलेजेबल हो, जिसके इमोशंस मतलब इमोशनली वो साउंड हो। सो ऐसा एडवाइजर ढूंढिए। ऐसा मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि विच इंस्ट्रूमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे इक्विटी से ज्यादा कोई मतलब इक्विटी एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छे देने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट इंडिया में दिखता नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर से सेटिस्फेक्शन मिला होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, आई एम वेरी बिगिनर इन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड, लाइक इट्स ओनली 2 years till now, which level do you think will be the best course? Level 1. Shubham ji, I guess you are the part of Ultra Happy Rich community. So as soon as that community starts again, you will be directly the member of that community. तो 1 और 2 तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, अगर आप मेंबर हो उसके तो। कुछ सर मैं दीपाली बात कर रही हूँ। यस सर ये जो अल्ट्रा रिच हैप्पी कम्युनिटी है आपकी, यानी इसमें आप क्या सिखाएंगे फिर, यानी क्या होगा उसका जो कंटेंट होगा वो? बहुत सारी आइडियाज होती है मार्केट में पैसा बनाने की। जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जनरली लोग कैसा करते हैं, लास्ट 5 साल के रिटर्न देखते हैं, उसमें एसआईपी चलाते हैं और एक्सपेक्ट करते रहते हैं आने वाले 5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा आने वाले टाइम में। सो एक 5 फिंगर स्ट्रेटेजी मैंने डेवलप की है म्यूचुअल फंड्स में, उसका लॉजिक उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। सो वो आप रेप्लिकेट कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो में। फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फिर ये जो फ्लेक्स एसआईपी, बूस्टर एसआईपी, इसका क्या लॉजिक है, ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। सो आप पहला वाला कोर्स आराम से खरीद सकते हो, 1000 रुपीज तो कॉस्ट है उसमें उसकी। तो वो आप देखोगे तो आइडिया आ जाएगी। अगर अच्छा लगा तो लेवल 2 पे जाइए आप, लेकिन लेवल 1 एंड लेवल 2 से श्योर शॉट आपका फायदा होगा। बहुत अच्छी चीजें उसमें सीखने मिलेंगी। सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ मतलब उसका एक पार्ट है। सो डेट में से कैसे बाहर निकलना चाहिए, विदाउट होम लोन आप कैसे घर ले सकते हो, वो आपको सीखने मिलेगा उसमें। कोई भी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको क्या 4 चीजें देखनी चाहिए वो आपको सीखने मिलेगा ये लेवल 1 और लेवल 2 में। सो आई होप आप इसका पार्ट बनोगे। वितिक जी ने सर कौन से श्योर प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए एसआईपी, ये भी उसमें यानी मेंशन करेंगे आप? यानी जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं ना जिससे हम लोग एसआईपी या म्यूचुअल फंड करते हैं।
मेरे वहाँ पे ओपिनियन में वो भी आपको, हाँ मेरे ओपिनियन में आपको इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हायर करना चाहिए, जो आपको, जिसके पास ये सुविधा है, जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके। जैसे मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूँ मेरा खुद का, जिसमें आपकी सब इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आपका जीरोधा में अकाउंट है तो उसका इन्वेस्टमेंट, आपका अगर पीयर टू पीयर में आप इन्वेस्ट करते हो उसका इन्वेस्टमेंट, गोल्ड, सब आप एक ही प्लेटफॉर्म में देख सकते हो। सो आपको ओवरऑल उसमें गोल प्लानिंग कर सकते हो, आपने कौन सी एसआईपी कौन से गोल के लिए की है वो आपके ध्यान में रह सकता है, उसमें लोन्स में ले सकते हो उससे, ये सब वो प्लेटफॉर्म पे होता है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूटर, उसको ढूंढिए, और डिस्ट्रीब्यूटर का इमोशनली और नॉलेज वाइज वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है 5 साल एसआईपी चलाई है, अच्छा ही होता है, 10 साल में अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, लास्ट 10 साल के रिटर्न जो दिखाता है, आई डोंट थिंक सो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाना चाहिए। ओके सर। यस, वैल्यू एसआईपी किस किस में ऑप्शन अवेलेबल है? वैल्यू एसआईपी, वैल्यू एसआईपी आदित्य बिरला का जो ये है ना, आदित्य बिरला उसको वैल्यू एसआईपी बोलता है, आईसीआईसीआई उसको बूस्टर एसआईपी बोलता है, और एचडीएफसी उसको फ्लेक्स एसआईपी बोलता है सब सेम ही, लेकिन नाम डिफरेंट डिफरेंट दिए है हर एक फंड हाउस ने उसको। एचडीएफसी में फ्लेक्स एसआईपी है क्या? हाँ, एचडीएफसी में फ्लेक्स एसआईपी है, यस। तो फ्लेक्स मतलब उसका जो मंथली विड्रॉ करता है वो बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन ऐसा है, बेस्ड या ऑन द मार्केट दो अलग कंडीशन, अलग? वेरिएबल जाएगा वो आपका हर महीने। ओके। या सर मेरा एक क्वेश्चन था। या सर ये जो आपका लेवल 1 और लेवल 2 का जो कोर्स है, ये जो है वो वीडियो प्री शूटेड वीडियो वाला है हाँ, ना? यस यस, और अगर हमको आपसे बात करना है, आपसे कुछ सीखना है हाँ। लाइव में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लाइव सेशंस में, ये जो कम्युनिटी का जब भी आप मेंबरशिप लेते हो ना, तो लाइव सेशंस में करता हूँ मंथली ट्वाइस, ऐसे ट्राई करता हूँ मंथली ट्वाइस। तो इसके पहले वाला 15 जुलाई को हुआ था, अभी 15 अगस्त को हुआ है। सो वैसे लाइव आप कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मेरे थ्रू करना है कुछ, तो आप, मैंने मेरा नंबर दिया है चैट बॉक्स में, आप ये कीजिए, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कीजिए अगर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरा एक्चुअल काम है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरा इनकम आता है जब भी मेरे से कोई मेरे थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, तो उसमें मेरा कमीशन होता है। तो वो देखिए, मतलब अगर आपको इच्छा है वैसे तो। ओके सर। या यस, और कुछ तो क्वेश्चन था एक, विच प्लेटफॉर्म्स टू बी यूज्ड फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट। वितिक जी, मेरे नंबर, आप, आई होप मेरा नंबर आपके पास है, व्हाट्सअप कीजिए, मेरा प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ, उसके कोई चार्जेस नहीं है एज सच। मैं आपको दिखाऊंगा वो प्लेटफॉर्म, वो यूज कीजिए, आपको फायदा होगा काफी। मेरा नंबर मैंने आपको इसमें दिया है, पिंग कीजिए व्हाट्सएप पे। सर, इन बूस्टर एसटीपी आल्सो वी हैव टू इन्वेस्ट सेम अमाउंट मंथली और मोर अमाउंट ड्यूरिंग फॉल्स। ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, और मार्केट नीचे आएगा तो ज्यादा जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछेंगे कि हमारे अकाउंट में वैसा पैसा नहीं होता है ना, मतलब अगर 10,000 की एसआईपी करो और 15,000 डेबिट हो गए तो मेरा पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। शॉर्ट में वो समझाना बहुत डिफिकल्ट है। यस, सो आई गेस आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ रहेगा, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। सो ऐसे सेशंस चलते रहेंगे, जब भी ये कम्युनिटी में लॉन्च करता हूँ, रीलॉन्च करता हूँ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। सो इसका आप पार्ट बनोगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और आपने जो आपके लाइफ का 1 आवर दिया मुझे, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। सर इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कर दीजिएगा ना सर, यानी या श्योर स्टार्टिंग का कुछ सेशन मिस हो गया है सर, श्योर और लास्ट में ज्वाइन हो सके, क्योंकि थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा था। श्योर। आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हो ना, हैप्पी? यस यस सर, यस सर। हाँ, तो उसमें मैं डालता हूँ। या
ओके, थैंक यू सर। Yes, thank you very much. Thank you.